हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज की हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है, आज की क्वेश्चन सीरीज में हम कुछ खेलेंगे डी और एफ ब्लॉक के बारे में। डी और एफ ब्लॉक के बारे में आज हम लोग कुछ खेलेंगे। तो हम अपनी क्वेश्चन सीरीज को डी और एफ ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? एनॉर्मलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आर ऑफ। कुछ हमें एलिमेंट के पेयर दिए गए हैं और वो पूछा जा रहा है कि एनॉर्मलस मतलब कौन से पेयर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अपोजिट हैं, दैट इज हुंड रूल के दैट इज अबव प्रिंसिपल के अपोजिट हैं, अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम उसको जानना चाहेंगे। तो जनरली आप ये देखते हैं 3D सीरीज में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इस पेयर में हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट दिख रहे होंगे, क्रोमियम, दो ऐसे एलिमेंट दिख रहे हैं, क्रोमियम और कापर। क्रोमियम और कापर दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। ये स्ट्रेचेबिलिटी के लिए, हाफ फील्ड फुल फील्ड में जाने के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम देख पा रहे होंगे कि क्रोमियम को अगर हम लोग देख पाते हैं कि 24 होता है, तो बताओ 24 होता है, इसका मैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको शो करूं, आर्गन के रिस्पेक्ट में शो करूं, तो आर्गन कितना होता है? 18 होता है, इसके रिस्पेक्ट में शो करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3D4 और 4s2 बनता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। बट आप इसको क्लियर देख रहे होंगे कि ये स्ट्रेचेबिलिटी को पाने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन अपने क्या रखता है? 3D5 और 4s1 फॉर द स्ट्रेचेबिलिटी। क्योंकि हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या हो जाता है? हाफ फील्ड में हो जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन को हुंड के अकॉर्डिंग देखा जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। और ये हमारा 4s सबसेल में क्या होता है? हाफ फील्ड में होता है। लेकिन यहाँ पर जो डी सबसेल्स होते हैं, इसमें ऑर्बिटल्स 5 होते हैं बट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट है। लेकिन हमारा जो 4s है वो क्या? फुल फील्ड में है। सिचुएशन आप खुद देख पा रहे हैं, इसमें ये क्या भी, ये भी स्टेबल है हाफ फील्ड के कारण, ये भी स्टेबल है हाफ फील्ड के कारण। यहाँ पर क्या है? ओनली दिस स्टेबल फुल फील्ड और बट दिस इज द इनकम्प्लीट अनस्टेबल। तो आप बताएं किसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है, किस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा मिल रही है? फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन 3D4 में, 3D5 में। तो 3D5 मोर स्टेबिलिटी होती है, तो ये मोर स्टेबिलिटी के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा राइट होता है, जो हुंड के अपोजिट होता है। सिमिलरली ऐसी सिचुएशन किस में देखी जाती है? सेम टू सेम सिचुएशन देखी जाती है कापर में। कापर को भी अगर हम देखें तो कापर का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या देता है? अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन अपने को रखता है 3D, ये 3D अपने को रखेगा, 3D9 रखेगा, 3D9 और 4s, 3D9 और 4s2 अगर हम इसको देखें। लेकिन एक्चुअली जो होता है, ये भी स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये क्या कर जाता है? 3D10 में चला जाता है और 4s1। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3D10 हमारा क्या? फुल फील्ड होता है स्टेबल, और 4s1 भी क्या होता है? स्टेबल, दो स्टेबिलिटी। और यहाँ पे केवल 4s2 फुल फील्ड की स्टेबिलिटी है, 3D9 क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। तो इसमें भी क्या होती है? एक स्टेबिलिटी होती है। इसलिए क्या होता है? ये कॉन्फ़िगरेशन राइट होता है, क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो अबव प्रिंसिपल यहाँ पे फेल होता है। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो एनॉर्मलस होते हैं, दैट इज अपोजिट होते हैं अबव प्रिंसिपल के। तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी क्या होगा? राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। Which of the following has magnetic moment value 5.9? ये मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का सिंपल फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? वो तो फार्मूले के अगर बेसिस पर हम देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये होता है। और जहाँ पे n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि आपको म्यू की वैल्यू कितना लानी है? म्यू इज इक्वल टू में कितना चाहिए? 5.9 चाहिए। तो 5.9 म्यू की वैल्यू कौन दिखाएगा? तो खुद समझिएगा कि अगर हमें यहाँ पे सिचुएशन देखें कि 5.9 कौन दिखा, तो अगर हम Fe2+ में जाएं, इसमें सभी 3D सीरीज के एलिमेंट हैं और सभी डी सीरीज के एलिमेंट में अगर देखा जाए तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 3D6 होगा,
इसका होगा 3d5 होगा, इसका होगा 3d8 होगा, और इसका आपके सामने जो दिख रहा है ये होगा 3d9 होगा। तो अगर हम यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बताओ डी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो बताओ 1 1 की बात करें 5 ऑर्बिटल है। बताओ हम पहले 5 वाले का D6 को देखो, 5 को देखेंगे 1 2 3 4 5। इसमें कितने एम्पेयर है? इसका एन है 5, इसका एन कितना है 5, इसका एन अगर देखा जाए कितना होगा 1 2 3, इसका एन जो होता है 4 होता है, क्योंकि आप देखेंगे जब 6 होगा तो इसमें 4 हो जाएंगे। 8 में देखो 6 7 और 8, इसमें एन कितने हो जाएंगे 2, और इसमें एन कितने हो जाएंगे 1। ये सिचुएशन हो रही है। अब आपको ये वैल्यू खुद समझ सकते हैं कौन सी वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि आपको मैं एक सिंपल केवल फंडा बताना चाहूँगा। सिंपल आप केवल फार्मूला हमारा समझिएगा कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली मैं बता रहा हूँ, डी ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूँ, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन से समथिंग वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होगी लेकिन एक से ज़्यादा से कम। जैसे कोई वैल्यू अगर हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है 1 है, तो उसका जो म्यू होगा वह क्या होगा, म्यू इज मोर देन 1 होगा, बट क्या होगा म्यू इज लेस देन 2। ये सिचुएशन हमारी होती है। तो बताओ अगर यहाँ पे 5.9 है तो बताओ इसका एन कितना है 5 है, तो इसका म्यू कितना होना चाहिए 5 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 5 होना चाहिए, बट लेस देन 6। तो मेरा जनरल अपना फंडा है, आप फार्मूला पुट करेंगे तो वही आएगा। तो बताओ अगर एन 5 है तो उससे वैल्यू क्या होगी, एन 5 से ज़्यादा होगी, लेस देन क्या होगी 6 कम होगी। मतलब वो आपको इतना ज़्यादा करना है, 1 से कम बढ़ाना है, प्लस कर देना है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में। तो उसकी बेसिस पर अगर हम इस 5 को रखेंगे, अगर फार्मूले पर भी पुट करें तब भी देखो वही आएगा। अगर हम इस फार्मूले पर पुट करें बताओ कितना हो जाएगा, आप खुद रखें 5 पर रखें, 5 कितना हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 5 2 7, तो 7 अगर हम देखें 7 × 35 हो जाएगा, मतलब 35 हो जाएगा। 35 को अगर हम देखें तो 35 को जब आप स्क्वायर रूट करेंगे, 35 का जो स्क्वायर वैल्यू आएगी, इसका आंसर जो होता है 35 होता है वो 5.9 ही आता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ये गजब का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक का एलिमेंट हो लेकिन नॉट रिगार्डेड टू ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज स्यूडो ट्रांजिशन। डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट क्या हो, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल में क्या हो, इंटर कर रहा हो लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि कुछ डी सीरीज के ऐसे एलिमेंट डी ब्लॉक होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फुलफिल डी ऑर्बिटल में होते हैं। तो फुलफिल डी ऑर्बिटल वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम रियल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते बट स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उनमें कौन कौन आता है, डी सीरीज का एंड वाला एलिमेंट, जैसे 3D सीरीज का एंड का एलिमेंट होता है जिंक, 4D सीरीज का एंड वाला एलिमेंट होता है कैडमियम, और 5D का एंड वाला एलिमेंट होता है मरकरी। ये ऐसे एलिमेंट होते हैं, अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अगर आप देखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3D10 होता है और 4s2 होता है। D10 आप ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। सेम टू सेम मरकरी में भी होता है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4D10 होता है, 5s2 होगा। सॉरी कैडमियम का, मरकरी का सेम टू सेम होता है 5D10 होगा और 6s2 होता है। ये सिचुएशन होती है। यहाँ पर इस सिचुएशन के कारण इन 3 एलिमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट नहीं कहते, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिंक कैडमियम और मरकरी को। कॉपर सल्फेट हाइड्रेट इन ब्लू इन कलर बिकॉज, भाई कॉपर सल्फेट में अगर देखा जाए कि ये ब्लू ये क्रिस्टलाइन, ये इसमें देखा जाए क्रिस्टलाइन रूप में है, तो इसमें जो कॉपर होता है उस पर कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, कॉपर 2 प्लस, कॉपर कितने प्लस में, 2 प्लस में है, तो कॉपर 2 प्लस को अगर हम लोग देखें तो ये 3D9 में होगा। और 3D9 में होने का मतलब हम जल्दी जानते हैं D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन वाले क्या होते हैं, DD ट्रांजिशन देते हैं। तो DD ट्रांजिशन देने के लिए क्या होता है, DD ट्रांजिशन की लेने के लिए डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, अपने लोअर एनर्जी से कहाँ जाता है, हाई एनर्जी। तो लोअर एनर्जी से क्या होता है, जब हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक्साइट करता है, उसके लिए उसे प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी चाहिए।
तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को लेकर क्या होता है, जो अपने लो एनर्जी कहा जाता है हाई एनर्जी, दैट इज T2 जिस कहा जाता है Eg। तो उसी को हम डी ट्रांजिशन कहते हैं कि इसमें एनर्जी का गैप होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर जाता है तो उसकी एनर्जी में क्या होता है, कुछ चेंजेज होता है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जो भी होती है। तो हम आपको एक जनरली फार्मूला बताते हैं कि अगर इस टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो उस टाइप की एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा केवल आपको फार्मूला दूंगा। वो फार्मूला क्या है कि अगर मान लो कि ये हमारे पास विजिबल लाइट है। अब विजिबल लाइट में क्या होता है, 7 कलर्ड होते हैं। उस 7 कलर्ड में इंडिगो को इग्नोर कर दो तो हम उसमें से कितने लेंगे, 6 ले लेंगे। हमारे इस फार्मूले को यूज़ करें। 6 में मैंने क्या लिया, वायलेट लिया, ब्लू लिया, ग्रीन लिया, येलो लिया, ऑरेंज लिया और रेड लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अगर कोई भी सबस्टेंस क्या कर रहा है, ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में अगर है तो उस ट्रांजिशन में वो क्या किया होगा, ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब किया होगा। अगर वो ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा ट्रांजिशन में किस कलर को छोड़ेगा, ब्लू कलर को। अगर वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो ऑरेंज कलर को रिलीज करेगा। तो मतलब अगर वो मुझको ब्लू कलर में सीन हो रहा है तो बताओ किस टाइप की एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया होगा, ऑरेंज कलर का। किस कलर का, ऑरेंज। और वैसे सिमिलरली हम देख सकते हैं कि अगर कोई ग्रीन में हमें दिख रहा है एब्जॉर्ब कौन सी विजिबल लाइट को किया होगा, रेड को। अगर वो रेड को एब्जॉर्ब किया तो किस में जाएगा, ग्रीन में जाएगा। अगर ग्रीन को एब्जॉर्ब किया तो किस में दिखेगा, रेड में दिखेगा। अगर वो येलो को एब्जॉर्ब किया है तो किस में दिखेगा, वायलेट में दिखेगा। एकदम अपोजिट बोलना है। तो अगर हमें वायलेट दिख रहा है तो इसका मतलब किसको एब्जॉर्ब किया होगा, येलो को। अगर येलो दिख रहा है किसको एब्जॉर्ब किया होगा, वायलेट को। ये एक जनरली फंडा होता है, इस फंडे का आप यूज करें। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि आप बताओ इसमें ट्रांजिशन बताओ किस कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अरे भाई वाटर कंटेन्स ऐसा थोड़ी कुछ है। यहाँ पर आपको केवल क्या देखना है, कलर एब्जॉर्प्शन या तो ट्रांजिशन चेक करना है। दूसरा बोल रहा है सल्फेट आयन एब्जॉर्ब रेड लाइट। अरे भाई सल्फेट आयन के कारण थोड़ी कुछ है, वो तो डी इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। कॉपर 2+ आयंस एब्जॉर्ब ऑरेंज रेड लाइट। कॉपर 2+ मतलब 3D9 जो होता है वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑरेंज। अभी मैंने बताया ऑरेंज जब एब्जॉर्ब करता है तो किसको, जब ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा किस में जाएगा, वो ब्लू कलर में क्या होगा, सीन होगा। इसको ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया तो हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा राइट होगा, सी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कॉपर 2+ आयन एब्जॉर्ब ऑल कलर। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। एक कलर को एब्जॉर्ब करेगा दूसरा कलर सीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। एलिमेंट फॉर्म एलॉयज इजिली बिकॉज दे हैव। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो एलॉयज बनाते हैं, जिसे मिश्र धातु में आप कहते हैं। ऐसा क्या रीज़न, ट्रांजिशन एलिमेंट को हम किसी भी मिश्र धातु में यूज़ करते हैं। अरे भाई ट्रांजिशन एलिमेंट हमें जो गन मेटल बनाना है, रोल गोल्ड बनाना है, कुछ भी अगर हम मिश्र धातु बनानी है, जस्ता तावा जो भी बनाना होता है, उसमें क्या होता है कि एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ क्या मिक्स करना होगा। अब जनरली मेरी फंडे को सोचिएगा कि मिक्स अगर करना है तो साइज में छोटे छोटे जल्दी मिक्स कर सकते हैं, साइज में बड़े बड़े वाले को। पाउडर किसका जल्दी बनाया जा सकता है, छोटे का। दिमाग सिंपल लगाओ। तो यहाँ पर जब साइज छोटी छोटी होगी तो उसे हम जल्दी क्या कैसे मिक्स कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जनरली आपको लिखा गया सेम एटॉमिक नंबर, ऐसा कुछ नहीं है सेम एटॉमिक नंबर, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरली सेम एटॉमिक साइज। तो ऐसे सिचुएशन होती है नियरली सेम एटॉमिक साइज होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल एसोसिएट विद द हायर कैटलिक एक्टिविटी। कैटलिक एक्टिविटी उस मेटल में ज़्यादा होती है जिसके पास क्या होती है, सबस्ट्रेट को चिपकाने की क्षमता ज़्यादा होती है। चिपकाना, बॉन्डिंग करना, एडजॉर्ब करना, ऐसा कुछ हो तो भैया उसमें ज़्यादा होगी। ये सिचुएशन हमेशा कह रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसके पास फ्री बैलेंसी होती है, दैट इज वेरिएबल बैलेंसी होती है। यहाँ पे वेरिएबल बैलेंसी की मैं बात करूंगा, इसके पास वेरिएबल बैलेंसी होती है। और वो वेरिएबल बैलेंसी को हम बैलेंसी भी नाम देते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। जैसे एक जनरल वर्ड में हम जानते हैं कि हम आयरन को 2 रूप में पढ़ते हैं, फेरस में और फेरिक में। फेरस और फेरिक में, तो जब फेरस और फेरिक में, तो फेरस अपने आप को फेरिक में कन्वर्ट कर सकता है फॉर स्टेबलाइज होने के लिए। तो मतलब वही चीज़ समझ लीजिएगा कि स्टैंड वाली साइकिल बिना स्टैंड वाली साइकिल। अरे भाई जब स्टैंड रहेगा तो
जो आपका ड्राइवर है उसके अलावा एक पैसेंजर बैठ सकता है, और केवल अगर भाई विदाउट स्टैंड में, तो ये सिचुएशन आप समझ सकते हो वही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट का ये सबसे ज़्यादा नेचर जो शो करता है वो किससे शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं देता ऑक्सीजन स्टेट, हम देखेंगे कलर ऑफ हाइड्रेशन ऐसा कुछ नहीं, पैरामेट्रिक बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं, हाई एंथैल्पी ऐसा कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आखिर ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम 2+ क्या है। तो मैग्नीशियm 2+ में अगर आप देख पाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में हो जाता है 2p6 हो जाता है। इस p ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर नहीं है, कोई भी अनपेयर नहीं, क्योंकि सभी पेयर्ड हो जाते हैं। अगर हम टाइटेनियम केस में आते हैं तो टाइटेनियम केस के लिए अगर हम देखें वो टाइटेनियम क्या होता है, डी ब्लॉक में तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। तो टाइटेनियम केस के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर होता क्या, स्कैडी जो आपका टाइटेनियम होता है, सॉरी ये टाइटेनियम जब आप इसको देखेंगे तो एक टाइटेनियम केस में जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह 3d1 होते हैं। टाइटेनियम 3+ केस में 3d1 होते हैं, और वनेडियम 3+ में 3d2 होते हैं, और Fe+ में क्या होते हैं, 3d6 होते हैं, 3d6 होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं अगर एक d ऑर्बिटल आप 5 ऑर्बिटल बना दो तो बताओ अनपेयर, बताओ 1 के लिए केवल एक ही बनेगा, 2 के लिए 2 बनेगा, और 6 के लिए कितने बन सकते हैं आप खुद देख सकते हैं कि 6 के कितने बनेंगे, 4 अनपेयर बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 अनपेयर बनेंगे। सबसे ज़्यादा अनपेयर कौन रखेगा, ये तो अनपेयर रखेगा, ये n क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में फुल फील्ड में है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वह डी राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ें। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन गैसियस स्पीसीज मैग्नीज क्रोमियम एंड वनेडियम 3+। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात वो कर रहा है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के सिंपली वर्ड में समझ लें कि आप मैग्नीज को देखें, क्रोमियम को देखें और वनेडियम को देखें। तो मैग्नीज अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग जनरली जानते होंगे 3d5 होता है, 4s2 होता है। इसका भी अगर देखें 3d5 होता है, 4s1 होता है, और इसका अगर देखा जाए तो इसका होता है, इसको अगर हम लिखेंगे तो 3 4s2, ये सिचुएशन होता है। लेकिन नाउ नेक्स्ट सिचुएशन जो बनी हुई है वो Man 3+ में है, और क्रोमियम 3+ में है, और वनेडियम 3+ में है, बोलो है। तो अगर इस सिचुएशन में बना हुआ है तो इस सिचुएशन में हम देखें, बताओ 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो बताओ इलेक्ट्रॉन लॉस कहाँ से होगी, आउटर मोस्ट सेल से। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, 4s की है। तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये क्या होगा 3d4 होगा, 3d4। यहाँ से अगर हम देखें एक ये से 2d से, ये क्या होगा 3d3 होगा, और यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ से 3d2 होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं एक d ऑर्बिटल होता है, एक d ऑर्बिटल होता है, यहाँ खुद देखें 5 ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4। तो d ऑर्बिटल में आप खुद समझ सकते हैं d ऑर्बिटल में 1 से लेकर 5 तक d इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर की इक्वल होते हैं। अगर कोई d1 है तो उसमें अनपेयर 1 होंगे, अगर कोई d2 है तो उसमें अनपेयर 2 होंगे। तो आप खुद देख सकते हैं 1 वाला देखो, 2 वाला कितना अनपेयर दिखाएगा, तो 2 वाले में कितने अनपेयर होंगे, 5 ऑर्बिटल अगर हम बना दें तो कितने अनपेयर देगा 1 और 2 देगा। 3 वाले में भी कितने होंगे बताओ 3 अनपेयर होंगे। ये क्या ध्यान दें, तो 5 तक d इलेक्ट्रॉन का अनपेयर बढ़ता है, फिर 6 से घटने लगता है, 5 से 6, फिर एक और करेंगे घटेगा, 1 से 5 तक बढ़ता है। तो आप खुद समझ सकते हैं, तो 1 से 5 तक जब बढ़ेगा तो इसमें 4 होंगे अनपेयर, इसमें 3 होंगे, इसमें कितने 2 होंगे। तो 4 3 2, जो ऑप्शन आपको 4 3 2 दिख रहा है, 4 अनपेयर 3 अनपेयर 2 अनपेयर, तो किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, वो कौन सा पेयर है जो सिमिलर एटॉमिक रेडियाई को शो कर रहा है। देखिए भाई यहाँ पर हम देखें मैग्नीज हमारा 3d है, रेनियम हमारा 4d, ये 3d का है, और अगला क्या रेनियम क्या है बताओ 5d का है। तो 3d एंड 5d ग्रुप में चल रहे, हम ग्रुप में चल रहे हैं इसका मतलब, और हमें पता है ग्रुप में चलने से साइज बढ़ती है, 3d से 5d तक बढ़ेगी। अगला क्या है, ये टाइटेनियम और क्या हैफियम है, सिचुएशन वही बन रही है, सिचुएशन वही बन रही है 3d और 5d। ये भी क्या बताओ, ये 3d है, मतलब इस कैडियम से अगर हम निकल तक जाएंगे साइज क्या होती है, पीरियड में क्या होती है घटती है, लेकिन हमें सेम पाना है। तो जो आपका मोलिडेनम और टंगस्टन दिख रहा है, मोलिडेनम और टंगस्टन दिख रहा है,
ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ये 3D होता है, ये 4D होता है, ये क्या होता है 5D होता है। तो टॉप टू बॉटम चलने देखो ये तो बढ़ रहा है। अरे भाई सब सेल बढ़ रहे हैं 3, 4, 5। जब बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी, साइज बढ़ना चाहिए, साइज बढ़नी चाहिए, जनरली बढ़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसी 4D और 5D में क्या आ जाता है, बीच में एक आ जाता है 4F, और 4F को हम कहते हैं लेंथेनाइट। और यह 4F क्या करता है 5D और 4F, ये 4D एंड 5D के बीच में एक क्या कर देता है, कंट्रक्शन कर देता है, कंट्रक्शन कर देता है, जिससे कि जो 5D बड़ा होना चाहिए 4D से, और वह लेंथेनाइट कंट्रक्शन इस 5D और 4D का जो सेम ग्रुप में है उसकी रेडियाई को नियरली सेम कर देता है। तो लेंथेनाइट कंट्रक्शन के कारण यहाँ पर सेम ग्रुप 5D एंड 4D वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी रेडियाई क्या हो जाती है, नियरली सेम हो जाती है। तो वह कौन करता है, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन करता है। कौन करता है, टंगस्टन करता है। नाउ लेंथेनाइट कंट्रक्शन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन, कि लेंथेनाइट कंट्रक्शन बढ़ता कैसे, मतलब आप ये जनरली जानते हैं कि जब हम लेंथेनाइट सीरीज में चलते हैं सीरियम से कहाँ तक चलते हैं, लूटेशियम तक चलते हैं, तो स्टडी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो एटॉमिक रेडियाई बहुत धीरे धीरे घटती है, मतलब कोई इतना बड़ा था, बस जनरली इतना बड़ा, मतलब थोड़ा सा फर्क इसमें नजर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। और जो कि पीरियड में, एक ही पीरियड की बात होती है, और जनरली एक पीरियड में अगर हम चले यहाँ से लेफ्ट से राइट में अगर एंड पर चलें तो रेडियाई का फर्क इतना आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई विशेष फर्क नहीं आता। और ये फर्क क्यों नहीं आता, उसका ये रीज़न होता है लेंथेनाइट कंट्रक्शन। और लेंथेनाइट कंट्रक्शन को कौन कॉजेस करता है, तो लेंथेनाइट कंट्रक्शन को कॉज करने वाला कौन होता है, जरा उसको देखते हैं, उसको कॉज कौन करता है। तो हम अगर लेंथेनाइट की बात करें तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6। ये 6s2 जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस द्वारा खींचा जाता है, लेकिन हमें पता है कि इसका 4f इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपल मारेगा। और ये इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है उसे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो रिपल्सन फोर्स होता है वो शील्डिंग इफेक्ट के नाम दिया जाता है। और ये होता क्या है कि आप खुद देखो 4f और 6s में डिस्टेंस है, क्योंकि ये गैप है और ये पुअर हो जाता है, जिसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है उसे नाम देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ये पुअर होगा, ये वाला रिपल्सन जब पुअर होगा, जो कि किधर मारता है, उसको बाहर तरफ मारता है, जब ये कमज़ोर होगा तो अंदर खींचने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। और जब हावी हो जाता है तो इसको सिकोड़ देता है, क्या करता है, सिकोड़ देता है, मतलब इसको बाहर का जो दबाव है कम हो जाए, अंदर का दबाव बढ़ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या होता है, लेंथेनाइट कंट्रक्शन होता है। और ये आप देख सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। तो एटॉमिक रेडियस लेंथेनाइट कंट्रक्शन ड्यू टू इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने से क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, कंट्रक्शन हो जाता है। ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, भाई ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, जनरली ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये तो भैया ये है यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, और यस को भी छूता है और पी को छूता है, संक्रमण करता रहता है। यस का भी संक्रमण इसके साथ लगा रहता है, पी का संक्रमण इसके साथ लगा रहता है, इसीलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहते हैं, बिकॉज प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो ये तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, इसलिए ट्रांजिशन कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ये ट्रांजिशन होता है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को क्या नाम देते हैं, मेन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, मेन ग्रुप कहते हैं। ये मेन ग्रुप हुआ, ये क्या हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और यह ब्लॉक को क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन। क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन।
क्योंकि जो एफ ब्लॉक होता है उसका केवल एक ही ग्रुप होता है, वह ग्रुप नंबर 3 होता है, और उस 3 में डी होता है, और उस डी के अंदर एफ होता है। डी को हम ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांजिशन के अंदर एफ होने के कारण से क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन। और पीरियोडिक टेबल का थर्ड ग्रुप ही सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। सबसे लॉन्ग जो आपका लॉन्गेस्ट ग्रुप है वो थर्ड ग्रुप होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का मतलब, डाया मतलब पेयर, और हम इसमें देखें सभी ट्रांजिशन एलिमेंट के आयंस हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आयन है, और मेटल्स आयन वह डाया होगा जिसमें केवल पेयर होंगे, और वह पेयर डी ऑर्बिटल रखेगा। पेयर डी ऑर्बिटल रखने वाला केवल कौन होता है बताओ, वह D10 होगा। वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर रखता है, या तो डी पूरा भरे हो या तो डी 0 हो जाए, डी ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूं, तो वो डाया होगा। क्या होगा, डाया। अदरवाइज एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर 5 वाला तो अनपेयर कितना देगा, 5 देगा। 6 वाला कितना देगा, 4 देगा। 7 वाला 3 देगा। 8 वाला 2 देगा। 9 वाला 1 देगा। ये सब किस में आते हैं, पैरामैग्नेटिक में आते हैं। तो डाया या तो D0 हो जाए या तो D10 हो जाए, तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो बस यही हम देखें, इसमें क्या होगा, 3D7 होगा, इसमें 3D9 हो, 3D8 होगा, इसमें 3D9 होता है, इसमें क्या होता है 3D10 होता है। 2+ के रिस्पेक्ट में बात करें तो भैया इसमें सभी D इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, इसमें सभी D इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, क्लॉक और एंटी क्लॉक होंगे। तो इसलिए हम इस जिंक डबल प्लस को क्या नाम देते हैं, डायामैग्नेटिक। और इसमें अगर हम देखें तो एम्पेयर कितने होंगे बोलो, 3 होंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, 1 होंगे। जब हमने बताया 6 का कितना होता है 4, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ एम्पेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कौन सा एलिमेंट नहीं है, आयरन तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पाया जाता है, क्रोमियम भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, मैग्नीशियम, Mg ये निकिल है, ये आप खुद समझ सकते हैं भाई। क्रोमियम, ये मैग्नीशियम क्या है, एक्स ब्लॉक का एलिमेंट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये भैया ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं होता, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। और ट्रांजिशन मेटल आयन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ दिस रिजल्ट इन। ट्रांजिशन मेटल में कलर का क्या रीजन होता है, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्या रीजन से उसमें ट्रांजिशन होता है। अरे भाई रीजन क्या होता है, डी में डीजेनरेसी होती है, अगर 5 ऑर्बिटल तब सेम एनर्जी में होते हैं। जब ये स्प्लिट कर जाता है तो क्या होता है, मान लो एक 3 ऑर्बिटल वाले हो जाते हैं, कितने वाले हो जाते हैं, 2 वाले हो जाते हैं। जो 3 वाले होते हैं T2G बोलते हैं, जो 2 वाले होते हैं उसे EG, डबल डीजेनरेट और ट्रिपल डीजेनरेट। और पहले ये क्या थे बताओ, T2G और EG एक ही एनर्जी लेवल में थे, ये 3 और ये 2। अब इनके बीच एनर्जी का जो गैप होता है, उसी एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, अपनी लो एनर्जी T2G कहाँ जाता है, EG में जाता है। तो T2G भी D होता है और इसको भी D बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो D से किस में जाता है, D में जाता है, और उस D से D में जाने में उसमें एनर्जी का एक गैप होता है, और उसी एनर्जी गैप को हम नाम देते हैं DD ट्रांजिशन। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है DD ट्रांजिशन। अब जब इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा करने के लिए वो कौन से सिस्टम के इलेक्ट्रॉन होंगे, D1 से लेकर क्या D9, दैट इज अनपेयर वाले D ऑर्बिटल्स क्या देते हैं, DD ट्रांजिशन देंगे। और ऐसा होने से उनमें कलर आता है। तो आप खुद सिचुएशन दे सकते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा D राइट होगा फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट। जी, जर्कोनियम एंड हैफियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बिकॉज, ये आपको समझना है। ये जर्कोनियम को देख लो और ये हैफियम को देख लो। ये जर्कोनियम और हैफियम है। जर्कोनियम जो होता है 4D का होता है, हैफियम जो होता है 5D का होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जर्कोनियम, हैफियम की साइज क्या होनी चाहिए, जर्कोनियम से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस 4D 5D के बीच में 4F होता है, लेंथेनाइड होता है। 4F सीरीज के एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट बोलते हैं। अब ये लेंथेनाइड क्या कर जाता है, कंट्रैक्शन कर देता है। और 4F जब कंट्रैक्ट होता है तो कंट्रैक्ट होने से किसको और छोटा कर देता है, 5F, जो उसके साथ रहने वाला उसको भी कंट्रैक्ट कर देता है।
तो ऐसा हो जाने से जर्कोनियम और हैफियम की जो रेडियाई होती है वो नियरली क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। उसका रीजन है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो कौन होगा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है इन डाइक्रोमेट एनायन में आपको ये चेक करना है कि ऑल क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, 3 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट, नो बॉन्ड इन क्रोमियम आर इक्विवेलेंट। ये तो गजब का क्वेश्चन। तो आप डाइक्रोमेट एनायन को अगर आप देखें तो इसमें होता क्या है कि क्रोमियम की नॉर्मली वैलेंसी यहाँ पर देखा जाए 6 में स्टेबल रखेंगे, तो 6 के रिस्पेक्ट इसका मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा दूंगा डाइक्रोमेट का। तो ये क्या करता है, ये सिचुएशन देखें, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है O-। DsP2 हाइड्रोजन में होता है, यहाँ पर देखेंगे इसकी बैलेंसी आपको 6 नजर आएगी, O- एनायन आपके हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो निगेटिव चार्ज होता है लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर, तो यहाँ पे रेजोनेंस कितने में होगा, इन तीनों में रेजोनेंस होगा और इन तीनों में रेजोनेंस होगा। लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं होगा जो यहाँ पे ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है। ये ब्रीदिंग ऑक्सीजन में रेजोनेंस नहीं है, और जब ब्रीदिंग ऑक्सीजन में रेजोनेंस नहीं है तो जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी डबल है यहाँ पर। जिसका मतलब क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बार करेक्टर कितने में है, 6 में होगा। 3 इसमें भी डबल आएगा, 3 इसमें भी 6 में है, जिसका मतलब 6 क्रोमियम ऑक्सीजन जो बॉन्ड होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन स्टेट कॉमन फॉर ऑल लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड एक्चुअली देखिए लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट। तो लेंथेनाइड एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें, इसका मुखिया कौन होता है, लेंथेनाइड होता है। तो लेंथेनाइड इसका मुखिया होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है, अगर देखा जाए तो जो लेंथेनम होता है कितना होता है, 57 होता है। इसके पास में एक क्या होता है, जेनान होता है, नोबल गैस स्टेबल होता है। तो बताओ इन दोनों में कितने का फर्क होता है। अगर ये लेंथेनम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो जेनान बन सकता है। और इसकी पूरी फैमिली इसी पर डिपेंड करती है, सेरियम टू लुटेशियम। तो सेरियम टू लुटेशियम अगर हम बात करें 58 से, अगर हम बात करें कितना 71 के लिए बात करें, ये लेंथेनम सीरीज होती है। तो यहाँ पर जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बताओ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा लेंथेनम पर कितना आएगा, +3 आएगा कि नहीं, बताओ +3 आएगा। तो ये लेंथेनम का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +3 होता है। क्या होता है, +3 होता है। There is the 14 element in actinide series, which of the following element does not belong to this series? उस 14 एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस सीरीज में बिलोंग नहीं करता, वो कौन है, ये टीएम। कौन है, टीएम, क्योंकि यूरेनियम, नेपच्यूनियम और फर्मियम ये क्या होते हैं, 5 या ब्लॉक के एलिमेंट, दैट इज एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं। लेकिन ये हमारा नहीं होता, इसलिए यही आंसर हमारा होगा टीएम। गैडोलियम बिलोंग 4F सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैडोलियम। लेंथेनाइड सीरीज का गैडोलियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि एक्सेप्शन होता है, जो कि एक्सेप्शन होता है, और उसके एक्सेप्शन होने का मतलब होता है हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। 4F का हाफ फील्ड होना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को पाना। तो यहाँ पर अगर हम GD को देखें तो GD का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनान के रिस्पेक्ट में अगर देखें 54 होता है और ये 64 होता है, इसके रिस्पेक्ट में अगर लेकर हम चलें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4F7 होता है और 5D1 होता है, 6S क्या होता है, 2 होता है। इसमें D1 भी कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें D भी आ रहा है, इसका रीज़न होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये गैडोलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फर्स्ट क्या होता है, राइट होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में उसकी स्टेबिलिटी उतना नहीं मिलती। तो जर्कोनियम बिलोंग टू 4D ट्रांजिशन सीरीज एंड हैफियम 5D ट्रांजिशन सीरीज, इवन देन दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जर्कोनियम और हैफियम 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। अब प्रश्न ये बन रहा है कि ये आपका 4D के हैं, अगला क्या है 5D के हैं। जर्कोनियम ये है और 5D का हैफियम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है।
उस सिमिलर प्रॉपर्टी का रीजन होता है उनकी साइज का क्या होना, एक जैसा होना, साइज का एक जैसा होना। साइज का एक जैसा होना क्या कहलाता है, और साइज का एक जैसा होने का रीजन होता है लेंथनाइट कंट्रैक्शन। लेंथनाइट कंट्रैक्शन होने से उनकी साइज क्या होती है, सेम हो जाती है, और साइज सेम होने से जर्कोनियम के प्लेस पे हैफियम, हैफियम प्लेस में जर्कोनियम क्या होता है, ऑक्युपाइड हो सकता है, जिसकी जो सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, बोथ बिलोंग डी ब्लॉक, both have same number of electrons, both have similar atomic radius, both belong to same group of the periodic table, तो both have similar atomic radius, ये इसका ऑप्शन होगा। तो now which of the following actinides show oxidation state up to +7? ये तो भैया ढूंढने वाला क्वेश्चन, ढूंढने पर मिलने वाला क्वेश्चन है, तो ढूंढने पर मिलने वाला ये आपका क्वेश्चन होता है। तो अगर इसको हम प्रश्न करें कि जो हमारा ये होता है प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम जो होता है, अगर हम इसकी प्रश्न की बात करें तो सामान्यतः इसका भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +7 होता है, सामान्यतः इसका भी क्या होता है, जनरली इसका भी +7 होता है, इसका भी +7 होता है। लेकिन जो ये आपका प्लूटोनियम होता है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं, वो ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स में ये क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो कितना होता है, +9 हो जाता है, जो कि क्या होता है +7 से ऊपर चला जाता है। वैसे तो जनरली जो होता है आपका सोडियम का जो ऑक्साइड होता है उसका +8 होता है, और रोथियम का जो होता है उसका भी क्या होता है, +8 होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये तो डी ब्लॉक के होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और ये हमारा क्या है, यह ब्लॉक का है, एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट होता है, और यही सी के ऑक्साइड +9 देते हैं। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सेकेंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फॉलोइंग लेंथनाइड शो +2 ऑक्सीजन स्टेट बिसाइड टू करेक्टिव ऑक्सीजन स्टेट +3। वैसे जनरली क्या होता है, अगर जनरली देखा जाए तो लेंथनाइड के ऑक्सीडेशन +3 होते हैं, चाहे वो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर +2 की बात कर रहा है, इसमें +2 वाले में कौन होते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा +2 उस एलिमेंट के साथ लगता है जिसको स्टेबिलिटी का फैक्टर काम करता है। तो स्टेबिलिटी का फैक्टर जो काम करता है वह यूरोपियम 63 पे करता है। अगर यूरोपियम 63 को हम देखें, इसको अगर हम देखें जिनान के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये क्या कर जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं, ये क्या हो जाता है 4F7 हो जाता है, और क्या हो जाएगा 6S2 होगा। देख सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं, ये होता है। और जो हमारा अटरबियम होता है वह 70 होता है, वो भी जिनान के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इसका 4F14 हो जाता है और 6S2 हो जाता है। तो ये अपनी फुल फील्ड स्टेबिलिटी को पाने के लिए, अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को पाने के लिए केवल 6s इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 6s2 को +2 में जाएगा, और ये भी 6s इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, +2 में जाएगा केवल ये स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो ये आपके यूरोपियन और अटरबियम जो आपके होते हैं, इनके ऑक्सीडेशन +2 में भी स्टेबल होते हैं, उसका रीजन होता है स्टेबिलिटी। तो ये हमारे 2 ऑप्शन इसके क्या होंगे, राइट हो जाएंगे। ये सीरीज आपको कैसी लगी, आप इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, और आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।